यूरोपियन आर्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर थ्री पीरियड्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला एंशियंट, ठीक है, सेकंड मेडिवल, और थर्ड मॉडर्न ऑब्लिक कॉन्टेम्पररी। ठीक है, तो अभी हम लेंगे इसका मॉडर्न पीरियड, राइट। मॉडर्न यूरोपियन आर्ट में हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड यूरोपियन कला का एक ऐसा प्रमुख काल है जिसने न केवल यूरोप के कला इतिहास या ललित कला पर अपना प्रभाव छोड़ा, अपितु इस काल ने भारत एवं अन्य देशों के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण, हम भारत, क्योंकि हम इंडियन आर्ट को स्टडी करते हैं, तो मॉडर्न इंडियन आर्ट को स्टडी करने के लिए हमें अगर यूरोपियन मॉडर्न आर्ट की नॉलेज है तभी हम उसको स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे इज्म डेवलप हुए मॉडर्न पीरियड में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म सेकंड, रियलिज्म थर्ड, इम्प्रेशनिज्म फोर्थ, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म फिफ्थ, फाविज्म सिक्स, एक्सप्रेशनिज्म सेवेंथ, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म एट्थ, फ्यूचरिज्म नाइन्थ, दादाइज्म, या फिर दादाइज्म से पहले हम एक इज्म को और ले लेते हैं नाइन्थ में, क्यूबिज्म टेंथ, दादा 11th, सरियलिज्म। तो ये मॉडर्न पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट इज्म हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर आज हम समझ लेंगे कि किस इज्म को क्या कहा जाता है और किसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले हम रोमांटिसिज्म की बात करेंगे। रोमांटिसिज्म मॉडर्न पीरियड का पहला इज्म है जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद, जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है कि कलाकारों के पास
पूरी आज़ादी अपने विषय को बनाने के लिए और उसमें रंगों को भरने के लिए, विषयों का चुनाव करने के लिए उनके पास पूरी आज़ादी थी, इसलिए इसको स्वतंत्रतावाद में गिना जाता है। सो यह स्वतंत्रतावाद कहा जाता है। ठीक है, इस काल में विलियम ब्लेक, GMW टर्नर, जॉन कॉन्स्टेबल, डेला क्रॉक्स, वाटरहाउस, ये कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं रोमांटिसिज्म के। ठीक है, इन कलाकारों ने मूलभूत रूप से जो भी हमारे 5 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लाइक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनके ऊपर कार्य किया। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब है यथार्थवाद। यथार्थवाद रोमांटिसिज्म से कैसे अलग था और कैसे उसके ऊपर रोमांटिसिज्म का इन्फ्लुएंस था रियलिज्म के ऊपर, ये हम अपनी क्लासेस में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ कि रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद, कि हम जैसी विषय वस्तु को देख रहे हैं उसका हूबहू वैसा ही चित्रण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुस्ताव कुर्बे, ऑनर डोमियो, ये 2 महत्वपूर्ण कलाकार हैं। देन इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म का मतलब होता है प्रभाववाद। ठीक है, तो यहां पर प्रभाव का तात्पर्य है कि लाइट से, कि लाइट के आने से और उसके जाने से, या उस सनलाइट के बदलने से, मूनलाइट के बदलने से जो जो इफेक्ट उस दृश्य पर पड़ते हैं, उस दृश्य को जिन कलाकारों ने स्टडी किया, पेंट किया, उनको हम इम्प्रेशनिज्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर माने, मोने, डेगास, पिसारो, सिसिली, ये कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं प्रभाववाद के। ठीक है, इन कलाकारों का कार्य था कि ये कलाकार अपने स्टूडियो में कार्य नहीं करते थे। ये कलाकार ओपन एयर में पेंटिंग बनाते थे, खुले आकाश के नीचे पेंटिंग बनाते थे। खुले आकाश की क्यों आवश्यकता पड़ी इनको? खुले आकाश की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि ये सनलाइट के प्रभाव को अपने रंगों में दिखाते थे। ठीक है, तो उसके बाद आया पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में पॉल सिजान, पॉल गुगेन और वैन गॉग, ये 3 महत्वपूर्ण कलाकार हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के। ठीक है, तो यहां पर कलाकारों ने उस प्रभाव को तो दिखाया ही दिखाया, साथ में अपने मन की अभिव्यंजना को भी अपनी कलाकृतियों में सम्मिलित किया, इसलिए इसको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है, अर्थात उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद के बाद आ जाएगा फाउविज्म। उत्तर प्रभाववाद की जो गहरी रंग योजना थी, या जो चटक रंग योजना थी, या हम कहेंगे जो चमकीली रंग योजना थी, उसको फाउविज्म के कलाकारों ने फॉलो किया और अपनी कलाकृतियों का निर्माण किया। हेनरी मातिस फाउविज्म के एक महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। जब आप इनकी पेंटिंग्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गहरे रंग क्या होते हैं, इन्होंने कैसे फ्लैट कलर्स को यूज किया। ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म का हिंदी अर्थ होता है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजना का संबंध सीधा कलाकार के मन से है। ठीक है, कि वह अब यथार्थ चित्रण को ना करके ऐसे चित्रों का निर्माण कर रहा है जिन चित्रों में वह अपने भावों को भी सम्मिलित कर रहा है, इसलिए इस इज्म का नाम एक्सप्रेशनिज्म पड़ा। ठीक है, इसमें कौन कौन से? एडवर्ड मंच, एडवर्ड मंच इस एक्सप्रेशनिज्म के एक महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ठीक है, देन हमारा एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म की जब हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म उन अमूर्तन आकारों से जुड़ा हुआ है जिन अमूर्तन आकारों में कलाकारों ने अपने भावों को सम्मिलित किया। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन हो गया, फ्यूचरिज्म हुआ, क्यूबिज्म हुआ। क्यूबिज्म का मतलब होता है घनवाद।
ठीक है। घनवाद से तात्पर्य अब ऐसी विषय वस्तुओं से है जहां पर कलाकार ना तो यथार्थ को डिपिक्ट कर रहा और ना ही अपने भावों को अभिव्यंजित कर रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम क्यूबिज्म, जहां पर मशीनिज्म मोर डेवलप हो जाता है। कलाकार साउंड, लाइट, स्पीड इत्यादि से बंध जाता है, तो वहां पर कुछ ऐसी आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुई हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, फ्यूचरिज्म, क्यूबिज्म इत्यादि कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो पाब्लो पिकासो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्यूबिज्म के हैं। इसी तरह से दादाइज्म वास्तव में कोई इज्म नहीं था, यह एक एंटी आर्ट मूवमेंट था जो ज्यूरिख में डेवलप हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्यूबिज्म भी हमको 2 पार्ट्स में डेवलप होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। देन सरेलिज्म का मतलब होता है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद का तात्पर्य है कि ऐसी मन स्थिति में चित्रण करना जिस स्थिति में कलाकार प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, ठीक है। 3 स्टेजेस होती है माइंड की, ठीक है। चेतन, अचेतन, अतिचेतन, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो यहां पर जो अचेतन वाली स्थिति थी उन सब्जेक्ट्स को, जैसे स्वप्न की स्थिति, ठीक है, सिगमंड फ्राई की फिलोसफी से ये लोग जुड़े हुए थे कलाकार सरेलिज्म के, अति यथार्थवाद के। तो इन कलाकारों में सल्वाडोर डाली एक महत्वपूर्ण कलाकार है, ठीक है, जिसने मेल्टिंग वॉच इत्यादि महत्वपूर्ण कलाकृतियों का निर्माण किया, ठीक है। तो हम अगर केवल एक पीरियड की बात करते हैं तो एक पीरियड में इतना हमारा सिलेबस है और इतने सिलेबस में हर इज्म के अलग अलग आर्टिस्ट हैं और सभी आर्टिस्ट लगभग 10 से कम आर्टिस्ट तो किसी भी इज्म में नहीं है। तो अगर हम केवल एक 10 आर्टिस्ट ही काउंट करते हैं तो हमारे 100 आर्टिस्ट से ऊपर हो जाते हैं, मतलब 100 कलाकार हमें केवल वेस्टर्न आर्ट के मॉडर्न पीरियड में कवर करने हैं। और अगर हम यही बात मेडिवल पीरियड में करें तो मेडिवल पीरियड में रेनेसा पीरियड, बरोक, रोकोको, न्यू क्लासिसिज्म, ठीक है, इस तरह के 6 to 7 मूवमेंट हमको मेडिवल पीरियड में मिलेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल रेनेसा पीरियड में ही ऑलमोस्ट 30 आर्टिस्ट थे। तो अगर हम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के सभी कलाकारों को काउंट करेंगे तो ये लगभग 200 आर्टिस्ट हमको यूरोपियन आर्ट में कवर करने हैं और उनके टोटल आर्ट वर्क्स कि उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई, कौन कौन सी मूर्तियां बनाई और कौन कौन सा आर्किटेक्चर डेवलप किया। तो एक कलाकार के कम से कम आप 20 वर्क्स या 10 वर्क्स हम लोग स्टडी करेंगे, 10 to 15, तो आप काउंट कर लीजिए 20 आर्टिस्ट हैं और पर आर्टिस्ट के 15 आर्ट वर्क्स हैं। तो ये सभी हमें नेट के लिए, मैं नेट के लिए नहीं स्टडी करवाता हूं, मैं जीआरएफ के लिए, ठीक है। तो जीआरएफ के लिए हमें इतना कवर करना होगा। इसके अलावा अभी हम केवल आर्ट की बात कर रहे हैं, केवल पेंटिंग के से रिलेटेड आर्टिस्ट की बात करें, इतने ही आर्टिस्ट हमको इंडियन आर्ट में मिलेंगे, मॉडर्न पीरियड से लेकर कंटेम्पररी पीरियड तक। तो ऑलमोस्ट हमको 400 आर्टिस्ट को कवर करना है, करेक्ट। धन्यवाद।